बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 12 फरवरी और पाकिस्तान में बुध की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की पहली खबर, कश्मीर पॉलिसी पर मुकम्मल सरेंडर या तब्दीली। जी हाँ, पाकिस्तान ने 77 साल बाद अपनी कश्मीर पॉलिसी से सरेंडर लेने की कोशिश की है या डिपार्चर लेने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने एक नई स्टेटमेंट, एक नया माहौल अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पैदा किया है या उसे अब बर्दाश्त करने का फैसला किया है, और वो ये है कि अब पाकिस्तान कहता है कि जो मुतनाज़ा इलाके हैं उनके अंदर जो मुसल्लह जदोजहद है, दहशतगर्दी की असल वजह वही है। इससे पहले आज तक पाकिस्तान मुतनाज़ा इलाकों के अंदर मुसल्लह जदोजहद को दहशतगर्दी नहीं समझता रहा। दूसरे लफ्ज़ों में, आम लफ्ज़ों में, अब आप ये कह सकते हैं कि अब अगर मकबूजा कश्मीर के अंदर मुसल्लह जदोजहद होगी तो अब पाकिस्तानी डेफिनेशन के मुताबिक भी वो दहशतगर्दी होगी, और वो कश्मीरी जो वहाँ मुसल्लह जदोजहद करेंगे उनको पाकिस्तान भी शायद दहशतगर्द गर्दानेगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत मेजर डिपार्चर है पाकिस्तान का अपनी प्रीवियस पोजीशन से। क्या ये पोजीशन रातों रात हो गई? नहीं। आपको याद करना होगा कि कैसे हामिद मीर और नसीम ज़हरा ने आपके सामने नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर इस बात का इजहार किया था कि कैसे जनरल बाजवा ने उनको और बहुत सारे सहाफ़ियों को हिंदुस्तान और मशरक़ वस्ता के बारे में ब्रीफिंग दी और अपने इंटरेस्ट बताए और बताया कि हम जंग नहीं लड़ सकते। मोहित पीरज़ादा भी पिछले 2 साल से इसके ऊपर तज्जिया कर रहे हैं और बता रहे हैं कि असल में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का अपर हैंड जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है और मान लिया है कि हिंदुस्तान की हेजमनी ही इलाके में चलेगी। मोहित पीरज़ादा ये कई दफ़ा आपके सामने इजहार कर चुके हैं कि जनरल बाजवा थे जिन्होंने अमेरिका में जाकर सरेंडर किया और ये बात मानी कि जो आप वहाँ पर चाहेंगे वही होगा, और अगर आप हिंदुस्तान को लीडिंग रोल देना चाहते हैं तो हम उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि जाहिर है अमेरिका बहादुर जो है वो वहाँ चाइना को कर्टेल करना चाहता है और उसके लिए हिंदुस्तान को तगड़ा करना चाहता है। और बदले में हिंदुस्तान ने गालिबन ये शर्त रख रखी है कि अगर हमने चाइना का मुकाबला करना है तो पहले ज़रा पाकिस्तान का जो मसला है वो हमारे साथ सॉल्व करवाएं। मीन पाकिस्तान भी भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इन मुल्कों की तरह ज़रा थोड़ा अच्छा बच्चा बन के हमारे सामने रहे। लग ये रहा है कि और मोहित पीरज़ादा साहब का और दूसरों का, हामिद मीर का, नसीम ज़हरा का तज्जिया अगर सब कुछ मिला के देखें तो लग ये रहा है कि जनरल बाजवा ने जो है वो डिपार्चर लिया था और वही कंटिन्यूटी आ रही है पिछले 2-2.5 सालों से जो कुछ हुआ है उसको, बल्कि 3-4 सालों से जो कुछ हुआ है। आप देख सकते हैं हाल ही में गार्डियन ने स्टोरी पब्लिश की थी कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 20 लोगों को कत्ल कर दिया। गार्डियन की स्टोरी थी, सिर्फ स्टोरी नहीं थी, पूरी तफसीलात थी, किसने किसको कत्ल किया, कैसे हिंदुस्तान ने उनको हायर किया, कैसे कत्ल करवाया दुबई में, कैसे पाकिस्तानी को हायर किया, उसे सियालकोट भेजा, मस्जिद से निकलते हुए एक पाकिस्तानी शहरी जो माजी में कश्मीर के अंदर शायद फ्रीडम फाइट के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, उनको वहाँ पर कत्ल कर दिया, जिनकी जाहिर है हिफाजत हमारी एजेंसीज का काम था लेकिन हिफाजत ना हो सकी। उसके बाद ये सवाल पाकिस्तान में तो किसी ने नहीं उठाया, ना हमारा ISPR बोला, ना हमारी हुकूमत बोली, ना हमारा फॉरेन ऑफिस बोला, सब ने खामोशी रखी, गार्डियन की स्टोरी को यकसर इग्नोर कर दिया। लेकिन कुदरत खुदा की कि गार्डियन की स्टोरी के ऊपर हिंदुस्तान के मुतल्लिका वजीर से यह सवाल किया गया। जब राजनाथ से ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, घुसकर मारा है और आइंदा भी मारेंगे। और राजनाथ के ये कहने के बाद, मानने के बाद कि हाँ हमने 20 लोगों को मारा है, उनके मानने के बाद 2 दिन बाद आमिर सरफराज उर्फ तांबा को लाहौर में कत्ल कर दिया गया, घर में घुस के। हमने उस पर भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी और हम बिल्कुल खामोश हैं। हिंदुस्तान के पूरे इस इलाके के अंदर उनके अपने इंटरेस्ट हों या हमसे जुड़ी हुई चीज़ें हों, हर जगह पर हम हिंदुस्तान को कहीं नाराज़ नहीं करना चाहते। कश्मीर में 370 का मामला हो या होने वाले हालिया इंतखाबात हों, हर चीज़ में हमारी तरफ से बिल्कुल अच्छा बच्चा बन के बिहेव करने का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ तक कि हम तो उनके साथ तजारत करने के लिए भी पर तोलते रहते हैं। वो तो लगता है दूसरी तरफ से इतना ज़्यादा बेहतर रिएक्शन हमें अभी मिल नहीं रहा। नवाज शरीफ साहब ने हाल ही में, याद कीजिए, जब हिंदुस्तानी यहाँ पर
जर्नलिस्ट आए हुए थे, तो उनके सामने उन्होंने किस तरीके से मोदी साहब को पाकिस्तान आने की गुजारिशें भी की, क्रिकेट की गुजारिशें भी की, वो सब कुछ आपके सामने है कि इस वक्त फ़ौज और नून लीग एक पेज पर है, और वो पेज ये कहता है कि हिंदुस्तान के साथ मामले हर सूरत हर कीमत पर आगे बढ़ाने हैं। उसमें मामला जो भी हो, मतलब कि उसमें हमारी पुरानी पॉलिसी से डिपार्चर हो या हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो पुरानी जो हमारी पॉलिसी है उसके हिसाब से भले ख़राब हो रहा। नई पॉलिसी ये है कि अभी अभी खबर आई है कि हिंदुस्तान हमारा भाई है, तो ये पॉलिसी है जिसके ऊपर अब हम कारबंद हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की है। चौधरी साहब की जो काबिलियत है, चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अब रिपोर्ट जारी की है। 2 साल पहले, जी हाँ, 2023 में पाकिस्तान दुनिया के करप्ट तरीन मुल्कों के अंदर 133वें नंबर पर था। 133, जी हाँ, 133 जो रैंकिंग थी पाकिस्तान की। अब आप सोचिए कितनी रैंकिंग हुई होगी पाकिस्तान की। चौधरी साहब ने पिछले 2 सालों में इतने बेहतरीन लोग आपको दिए, और लोग भी सामने सामने दिए। पूरा शो तो चौधरी साहब ही चलाते हैं, हर फैसला तो चौधरी साहब खुद करते हैं, क्योंकि चौधरी साहब को इस रैंकिंग को बहुत बेहतर बनाना था। और इस रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए और फिर इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए चौधरी साहब ने शबो रोज़, बल्कि शबाना रोज़ मेहनत की, और शबाना रोज़ मेहनत के अब नताइज आना शुरू हो गए। चौधरी साहब क्योंकि खुद हुकूमत चलाते हैं, मैं जनरल आसिम मुनीर साहब की बात करता हूँ, तो अब जो नई रैंकिंग आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, उसमें हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, लेकिन तरक्की मनफी सिमत में की है, जो हम पिछले 77 साल में करते आए हैं, नई बात नहीं है। वो तरक्की ये की है कि 133वें नंबर से जंप मार के हम 46th, जी हाँ दुरुस्त सुन रहे हैं, 46th नंबर पर दुनिया के करप्ट तरीन मुल्कों में आ गए हैं। अब हम पहले 46 मुल्कों में आ गए हैं जो करप्ट तरीन है। पहले हम 133वें नंबर पे थे। चौधरी साहब ने दिन रात मेहनत करके हमें 46वें नंबर पर ला खड़ा किया है। आप चौधरी साहब को और मौका दीजिए, आप देखिएगा कि इंशाल्लाह टॉप 5 मुल्कों के अंदर, ये इंशाल्लाह मैंने मेरे मुंह से निकल गया, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन चौधरी साहब को मौका दीजिए, वो आपको टॉप 5 के अंदर ला कर दिखाएंगे। अब यहाँ पर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये कि सिर्फ इसी रैंकिंग में हम बेहतर नहीं हुए, पूरी दुनिया में जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी की वर्स्ट सिचुएशन है, वहाँ भी हम नंबर 1 के करीब हैं। जी हाँ, वहाँ पर भी हम 3रे नंबर पर वर्स्ट तरीन कंट्री है। हाल ही में एक इंडेक्स हमने आपके सामने रखी थी, सहाफ़ियों को कत्ल करने में गज़ा के बाद हम 2रे नंबर पर हैं। सहाफ़ियों की ज़िंदगी जहाँ पर गैर महफूज है, औरतों के साथ, बच्चों के साथ, हेपेटाइटिस में हम नंबर 1 हैं, और पोलियो के केसेस में भी हम नंबर 1 हो रहे हैं। तो जिन चीज़ों में बेहतरियाँ आई थी वो भी हमने ख़राब कर दी, जिन चीज़ों में हम पहले थोड़े बेहतर थे वो भी ख़राब कर दिए, और ये वो काम है। लेकिन चौधरी साहब आप देखेंगे, मैं आपको ये बताता रहूँगा साथ साथ, आने वाले वक्त में कमाल मुस्तैदी के साथ चौधरी साहब जो हैं वो ये सारा मलबा जो है वो शहबाज शरीफ और नून लीग पर डालेंगे। यही करते आए, यही करते आए, और हमारी याददाश्त भी इतनी कम है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन देखता हूँ, आप नीचे कमेंट्स में बताइएगा कितने सहाफ़ी हैं जिनको आज आप हीरो समझते हैं, लेकिन जब हमारी हुकूमत थी तो जनरल बाजवा के साथ मिलकर उन्होंने ऐसे छुरे घोंपे, किसी ने बैरूनी अखबारात के अंदर आर्टिकल लिखे, तो किसी ने अंदरूनी अखबारात के अंदर और टेलीविज़न पर जहर गोला, और चौधरी साहब के इस पूरे काम में उनके दस्ते बाजू रहे। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हमारी हुकूमत गिरा ली, इन चोरों को नाफज कर लिया, आपकी आंखों में हीरो बनने के लिए उन सहाफ़ियों ने अब इनके ऊपर तनकीद शुरू कर दी है। आज वो आपको हीरो लगते हैं। यही काम पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट करती है। वो चोरों को लाएगी, इंस्टॉल करेगी, सारा नुकसान करने के बाद फिर उन्हीं को कसूरवार ठहराना शुरू कर देगी। अब जल्द ही आप देखेंगे पाकिस्तानी मिलिट्री टॉप जनरल्स जो हैं वो अभी 6 महीने नहीं तो साल के बाद, ये तो इमरान खान की मकबूलियत इतनी ज़्यादा है कि ये इन्होंने अभी तक किया नहीं, वरना ये साल नहीं निकालते कि इन्होंने ये सारा मलबा जो है चोरी का, ये जो मैंने अभी आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताई है, इन सारी चीज़ों का मलबा इन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी पर शिफ्ट करके खुद इन्होंने उनके खिलाफ हो जाना है। हमारी क्योंकि याददाश्त कम है, हमें भूल जाना है कि इन्होंने क्या किया। हमने कहना कह तो ठीक रहे हैं, नून और पीपल्स पार्टी है तो करप्ट। वो अगर करप्ट है तो उनको बनाने और लाने वाले यही लोग हैं। असल रस्सी का सिरा जो है वो इन तक जाता है। तमाम जो पाकिस्तान के अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस हैं और करप्ट लोग हैं,
उनकी आबियारी इधर से ही होती है, उनको यहीं से तकवीयत जो है वो देकर उतारा जाता है। हाँ, लेकिन कमाल मुस्तैदी के साथ सारे गंदे काम करके उस सारे गंदे काम का जो मलबा है उस सियासी जमातों पर डाल दिया जाता है। इनसे ये वारदात कुछ सहाफ़ियों ने भी सीख ली है और आजकल वो हीरो बने फिरते हैं। और मैं ये नहीं, उनके मेरे हीरो बनने पे मुझे एतराज़ नहीं है, एतराज़ सिर्फ ये है कि आपने भूलना नहीं है, जो आज बात कह रहा है वो 2 साल के बाद क्या कहता है ये आपने याद रखना है। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो कौन से दोस्त थे जिन्होंने जाके अमेरिका को कहा, आर्टिकल लिख के अंग्रेज़ी में, कि अमेरिका अगर इमरान खान को नहीं हटाएगा तो इमरान खान तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, मजहबी इंतहा पसंद है, इमरान खान को हिजबुल्लाह और पता नहीं किस किस के साथ मिलाया, हमास के साथ मिलाया और पता नहीं क्या कुछ किया। और जब इमरान खान को गिरा लिया और इमरान खान की हुकूमत गिर गई और इन चोरों को ले आए, तो अब वही हमारे दोस्त जो हैं वो बहुत बड़े जमहूरियत के प्रचारी नज़र आपको आ रहे हैं, बहुत बड़े फ्रीडम ऑफ स्पीच के, बहुत बड़े रूल ऑफ लॉ के, वही मिलिट्री के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन उस वक्त जो मिलिट्री चाहती थी उन्होंने वो किया। तो बहुत सारे जो आपको एंटी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट लोग नजर आते। जब मैं यहाँ मिलिट्री कहता हूँ तो मैं बार बार आपको बताता हूँ कि ये ऊपर बैठे 3-4 जर्नैलों की बात हो रही है, पूरी फौज की बात नहीं हो रही। उनका इस चीज़ से जाहिर है उस तरीके से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं होता, सवाए इसके कि वो जो गैर कानूनी उन्हें अहकामात ऊपर से कई दफ़ा मिलते हैं उनको वो बजा लाते हैं। अगली खबर आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रखते हैं। चौधरी साहब ने वहाँ पर महफिल सजाई है, जस्टिस बल्कि जनरल सरफराज डोगर साहब को वहाँ पर चीफ जस्टिस के लिए लाए थे लाहौर से, और 5 जजों ने रिप्रेजेंटेशन की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और कहा था कि ये यहाँ पर आए हैं, इन्हें नया हल्फ लेना पड़ेगा, इनकी सीनियरिटी नहीं रहेगी। अब जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, खुद तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं, वहाँ से निकलने से पहले ये जो उनकी रिप्रेजेंटेशन थी उसे मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि उन्हें नया हल्फ लेने की ज़रूरत नहीं है, सीनियरिटी लिस्ट वही रहेगी और जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वही प्यूनी जज रहेंगे और वही फिर ज़ाहिर है अगले चीफ जस्टिस भी बनेंगे। ये मामलात हैं। हमने आपको ये कई महीने पहले खबर दी थी कि जस्टिस सरफराज डोगर को लाया जा रहा है और आखिरकार फिर आपने वो सब कुछ अनफोल्ड होते देखा और अब ये मुकम्मल काम करके जस्टिस आमिर फारूक जो हैं वो यहाँ से डिपार्चर लेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और मैं आज ही आपको बता दूँ, अब ये मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ 77 सालों में किया गया है उसकी बिना पर बता रहा हूँ कि चौधरी साहब इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज भी लगाएंगे। अब वहाँ पर मुकाबला सख्त होगा, जस्टिस अमीनुद्दीन हों या दूसरे जजेस हों, वो जाहिर है वो तो इनसे सीनियर हैं, वो निकल जाएंगे तब तक। लेकिन बहरहाल जो उस वक्त के अमीनुद्दीन होंगे उनका और जस्टिस आमिर फारूक का सख्त मुकाबला होगा कि ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को कौन सर्व करता है, जो करेगा उसको चीफ जस्टिस जो है वो बनाया जाएगा। बहरहाल जी, अगली खबर जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में है। जो चीफ जस्टिस है जस्टिस याया अफरीदी, उनकी मुलाकात हुई है सहाफ़ियों से, उसमें उन्होंने एक पैंतरा फेंका है। उन्होंने वही काम किया जो आजकल मैंने आपको बताया कि कुछ सहाफ़ी कर रहे हैं। पहले इमरान खान की कमर में छुरा घूम के वो हुकूमत गिराई, आज उनके हक में आवाज़ उठा के आपको वो दूसरी तरफ खेलते नज़र आ रहे हैं। कल दोबारा इमरान खान आएंगे तो दोबारा हमले करते आपको नज़र आएंगे और इसका प्रिटेक्स्ट बड़ा उनका आसान होता है, सादा होता है। देखें जी, हम तो हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ खड़े हैं, हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ खड़े होइए लेकिन सच पर खड़े होइए। झूठ और साजिश में चौधरी निज़ामुद्दीन की साजिश का हिस्सा बन के मत खड़े होइए। लेकिन बहरहाल ये आपने अपनी नज़रें खुली रखनी है और ये हमारी जो आपसे बातचीत का मकसद होता है यही होता है। ख़बरें तो आपको ये सारी टेलीविज़न से भी मिल जाती हैं। जैसे अगली खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि इमरान खान का जो ख़त है उसको हम सीरियस लेंगे, उसमें बहुत अच्छी बातें हैं, उसमें बहुत सारे सबूत भी यूएसबी के अंदर डाल कर दिए गए हैं। उन्होंने बहुत खुशाइंद बात कही है और कहा है कि इसको जल्द सुना जाएगा। अब देखने में ये देखिए खबर कितनी अच्छी है। अब आप टेलीविज़न पर ये खबर लेंगे या कुछ दोस्तों का तज्जिया लेंगे तो आपको यही लगेगा कि मुस्बत सिम्मत काम चल पड़ा। और कुछ दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि IMF का वफ्द क्यों के चीफ जस्टिस से मिला, तो इसलिए ये चेंज ऑफ हार्ट है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, लफाजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च है। जो जनरल याया हैं, सॉरी जस्टिस याया हैं, जो जस्टिस याया हैं वो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कोई वहाँ पर ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे चौधरी निज़ामुद्दीन के इंटरेस्ट ख़राब हों। वो वही करेंगे जो उन्हें ऊपर से हुक्म है। अब आप इन जजेस को सूबेदार मेजर ही कह लें तो बेहतर है, बल्कि मेरे मुंह से जनरल याया निकल गया। कहाँ जनरल और कहाँ पर हमारे ये बेचारे
मासूम जजेस, तो इसलिए मेरा ख्याल उस तरफ नहीं जाते। लेकिन मुख्तसर बात यह है कि ये सिर्फ आपको खुश रखने के लिए ऐसा मनोरंजन बेचा जाता है, चंद दिन के बाद ये भूल जाया जाएगा। रही बात IMF के वफ्द की, तो उनकी बिल्कुल मुलाकात हुई है, उन्होंने इनसे सवालात भी पूछे हैं, तमाम सवालात पूछे हैं कि आप जजेस को अपॉइंट कैसे करते हैं, आप ये सारा काम कैसे कर रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम पर, और बहुत सारी चीज़ें। पता चला है कि वहाँ पर जस्टिस अफरीदी ने, जस्टिस याया ने बल्कि वहाँ पर उन्होंने डिफेंड किया है, 26वीं आईनी तरमीम को भी डिफेंड किया और इस तमाम काम को भी डिफेंड किया जो वो कर रहे हैं, जजेस रखने और तमाम चीज़ों को। बहरहाल IMF ने अपनी रिजर्वेशन सामने रखी हैं, लेकिन यहाँ आपको याद करवाता चलूँ कि जब IMF ने एक दफ़ा कंडीशन रखी थी कि हुकूमतें जो हैं वो स्टेट बैंक को अब्यूज़ करती हैं और पॉलिसीज़ अपनी मर्ज़ी की बनवाती हैं, जिससे ख़जाने को नुकसान होता है, तो स्टेट बैंक जैसे बहुत सारे मुल्कों में इंडिपेंडेंट है, यहाँ भी इंडिपेंडेंट उसे किया जाए। तो हमारी हुकूमत के दौरान स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट किया गया था। तमाम सहाफ़ियों ने उसे गद्दारी और पता नहीं क्या कुछ कह दिया था कि IMF के सामने बेच दिया। आज वो IMF जो है वो अदालती निज़ाम चेक कर रहा है, आज वो IMF जो है वो हर मुल्क की चीज़ चेक कर रहा है, डायरेक्टली आर्मी चीफ से लेके चीफ जस्टिस से मिल रहा है। लेकिन आज तमाम वो लफाफे खामोश हैं, आज वो तमाम हीरो जो आज आपको मुस्बत सिमत खड़े रिपोर्टिंग करते नज़र आ रहे हैं, तब वो भी IMF के मामले के ऊपर इमरान खान की हुकूमत के ऊपर सख्त तनकीद करते हुए नज़र आते थे। तो IMF का मामला लेट्स सी क्या होता है, फिंगर्स क्रॉस। और जो जस्टिस याया का मामला है कि उन्होंने कहा कि इमरान खान की दरख्वास्त में बहुत कुछ है, इसको देखते हैं। इसके ऊपर मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाऊंगा, मैं यही आपको कहूँगा कि ये ज़बानी जमा खर्च है। अगली खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहाँ से जस्टिस कियानी ने कहा है कि पार्लियामेंट तो सारे इदारे तो तबाह हो गए, ये बाकी सब कुछ जो हो रहा है ये ज़ुबानी जमा खर्च है। और स्पीकर एयाज सादिक ने इसके ऊपर बहुत जस्टिस कियानी ने कहा कि इदारे सब तबाह हो गए, पार्लियामेंट तबाह कर दी है, अदलिया तबाह कर दी है, जो हो रहा है मुल्क में उन्होंने कहा। उस पर स्पीकर एयाज सादिक साहब की जो शर्म हया है उसने अंगड़ाई ली है, वो सो के उठ गई है, बाल उसके गीले थे, जो शर्म थी उसके बाल गीले थे, हया जो थी वो दुपट्टे के बगैर थी। उन्होंने ब्लो ड्रायर से अपने बाल ड्राई किए, फिर दुपट्टा लिया। अयाज सादिक साहब की शर्म और हया ने और फिर ये बयान दागा कि ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, ये जज साहब का पार्लियामेंट के ऊपर हमला है। ये वही अयाज सादिक साहब हैं जिनकी शर्म और हया उस वक्त सोई रह गई जब नंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को नकाब पोस्ट लोग पार्लियामेंट के अंदर घुसकर उठा कर ले गए, तब यही अयाज सादिक थे। लेकिन अयाज सादिक कहेंगे क्या मैंने ये अनोखा काम किया है? गार्डियन स्टोरी दे रहा है कि हिंदुस्तान ने 20 बंदे आके मार दिए, हमने उस पर जवाब नहीं दे दिया। तो अगर असम्बली के अंदर बंदे आ गए और उठा के ले गए MNAs को, तो फिर कौन सा बात हो गई? ये मुतवक्के जवाब होना है, इसलिए क्योंकि हमें पता है मुतवक्के क्या जवाब होना है, खामखा हम इसके ऊपर अयाज सादिक साहब को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। वजह यह है कि उन्हें कर्नल साहब ने लिख के दिया था कि आपने ये बयान देना है, क्योंकि जस्टिस कियानी बहुत बुरा लगता है कर्नल साहब को, और उन्होंने ये बयान दे दिया। वरना अयाज सादिक को इससे बेचारे को क्या लेना देना कि पार्लियामेंट की इज्जत रहती है या नहीं रहती, उससे उनका मामला जो है वो है नहीं। इसके साथ ही मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।